हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ये सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की एक फ्री यूट्यूब पर सीरीज चल रही है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, इसके हम लोग आज डे 17 में पहुंच चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वही है जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, दैट इज़ पजल्स, और इसी को आज हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि कल मैंने आपको इसका जब ट्रेंड एनालिसिस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक आए हुए हैं। हालांकि रीसेंट ईयर्स में खासकर 2020 के बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट निल हो चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखते हैं, ज़रूरी है। और हो सकता है कि रिसेंट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि 2025 में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधे क्वेश्चन कल कर लिए थे और लगभग उतने ही क्वेश्चन हम लोग आज भी देखेंगे। बट आज के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि आज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो लगभग उतना ही है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो कंपेयर टू यस्टरडेज क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, कल तो हम देख रहे थे कि क्वेश्चंस में कुछ मतलब हार्डली कुछ करने के लिए था, है ना, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। बट आज जो है वो क्वेश्चंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली यस्टरडे से बेटर रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये लंबा चौड़ा टेक्स्ट है ना। और इस तरीके क्वेश्चन आज हम लोग ज़्यादा डील करेंगे जो मतलब एक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे 3 क्वेश्चन के लिए ये डेटा दिया हुआ है, दिस इज़ इन इंग्लिश, आप इसको पढ़ें एंड ट्राई टू मेक द अरेंजमेंट। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सिमिलरली दिस इन्फॉर्मेशन, द सेम इन्फॉर्मेशन गिवन इन हिंदी। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू मेक इट। तो मैं एक एक करके इनको बनाना शुरू करता हूँ जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि देर आर 6 बॉक्सेस। ठीक है, 6 कलर के बॉक्सेस हैं, ए बी, मतलब 6 बॉक्सेस हैं जिनका लेबल है ABCDE&F, मतलब ABCDF इनमें लिखा हुआ है। और इनको 6 अलग अलग कलरों से हैव बीन पेंटेड विथ 6 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, 6 अलग अलग कलर से इनको पेंट किया गया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। और इनको लेफ़्ट टू राइट अरेंज किया गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली कि नॉट नेसेसरली आइदर कैप्ट और पेंटेड विद द सेम कलर्स विद द कलर इन द सेम ऑर्डर, मतलब ना तो इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर में पेंट किया हुआ है, और ना ही उस ऑर्डर में इनको लेफ़्ट टू राइट रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हुई। इसके बाद लिखा है कि हर बॉक्स में, ईच बॉक्स कंटेन्स अ बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम्स। ठीक है, हर बॉक्स में जो यहाँ पर 6 गेम्स दिए हुए हैं इनकी एक एक बॉल है। दोज गेम्स आर क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। अगेन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब इसके बाद आगे कंडीशन दी हुई है, द गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। अब एक एक करके यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कह रहा है द गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन बॉक्स डी। तो जो गोल्फ की बॉल है, ठीक है, अलग अलग आप लिखें, उसके बाद उसको ट्राई टू कंबाइन। ठीक है, गोल्फ की जो बॉल है वो वॉयलेट कलर के बॉक्स में है, मतलब जिस बॉक्स के ऊपर वॉयलेट कलर किया हुआ है, बट दैट बॉक्स इज नॉट डी, वो डी बॉक्स नहीं है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद आगे कह रहा है द बॉक्स ए विच कंटेन्स द टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। तो यानी कि ए को लेकर आपको सारी कंडीशन दी हुई है कि ए का कलर जो है वो ऑरेंज है, उसमें टेनिस बॉल है और उसकी जो पोजीशन है दैट इज़ ऑल्सो द एक्सट्रीम राइट। ठीक है, तो आप इसको तो डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, तो ए की आपको पोजीशन भी दी हुई है, ए के में कौन सी बॉल है ये भी दी हुई है, और उसका कलर क्या है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और देयर आर टोटल 6 बॉक्सेज जो आपको अरेंज करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज़ द एक्सट्रीम राइट पोजीशन। ये एक्सट्रीम राइट में ए है, इसमें ऑरेंज कलर किया हुआ है। ठीक है, इसमें टेनिस की बॉल है, इसमें टेनिस की बॉल है, और ठीक है, यही दिया हुआ एक्सट्रीम राइट है, ऑरेंज है और टेनिस की बॉल है। ठीक है, चलो आगे देखो। दी हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई। यानी कि जो हॉकी की बॉल है उसके लिए ये दिया हुआ है कि वो डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। ठीक है, सी के लिए इतना दिया हुआ है, पोजीशन नहीं दी हुई है, बट ये दिया हुआ है कि सी में
ग्रीन कलर किया हुआ है और उसमें क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, देयर इज़ अ बॉल ऑफ क्रिकेट इन इट। क्लियर है? नेक्स्ट, द हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो। जो हॉकी की बॉल है उसको लेकर एक और कंडीशन दी है, एक तो ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि वो ऐसे कलर के बॉक्स में है जिसका कलर ना तो ब्लू है और ना ही येलो है, ठीक, जिसमें नहीं है तो वो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है द बॉक्स सी इज 5th फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी। जो बॉक्स सी है दैट इज 5th फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, ठीक है। देखो 5th फ्रॉम राइट, तो फर्स्ट फ्रॉम राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो दिस इज सी। और सी के लिए आपको बाकी पोजीशन मिल गई और कंडीशंस दोनों दी हुई हैं कि इसका कलर ग्रीन है और इसमें क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अभी इसमें ये दिया हुआ है कि इट इज़ नेक्स्ट टू बी, तो बी कैन बी आइदर हेयर और हेयर, अभी हमें नहीं पता, लेट्स लीव इट फॉर द टाइम बिंग। आगे क्या लिखा हुआ है? ये हो गया द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, ठीक है। जो बी बॉक्स है उसमें वॉलीबॉल की बॉल है, ठीक है, इट कंटेन्स अ बॉल ऑफ गेम वॉलीबॉल। एंड नेक्स्ट इज द बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ एंड वॉलीबॉल। जो हॉकी वाला बॉक्स है वो गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में है, गोल्फ और वॉलीबॉल है ना, यस, गोल्फ एंड वॉलीबॉल के बीच में, तो आइदर इट कुड बी लाइक दिस, गोल्फ और वॉलीबॉल, ठीक है, हॉकी बीच में, और ऐसा भी हो सकता है कि हॉकी भी इधर हो बीच में, इधर वॉलीबॉल हो और इधर गोल्फ हो, ठीक है। अब यही कंडीशंस दी हुई हैं और इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ये चीज़ समझो कि आपको इस तरीके की 3 पोजीशन चाहिए जो कंटिन्यूस पोजीशंस हो इन तीनों को रखने के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन को अगर आप कंबाइन करते हो तो यू नो बी कंटेन्स वॉलीबॉल, है ना, और सी सिट्स नेक्स्ट टू बी, यानी कि यू कैन से बी इज हेयर, ठीक है, बी कंटेन्स, कलर नहीं पता फिलहाल उसका, बट ये पता है कि उसमें वॉलीबॉल की बॉल है, ठीक है, बी में वॉलीबॉल की बॉल है। और तो ये वाला आपका हट जाएगा, ये वाला हो जाएगा वॉलीबॉल, हॉकी और गोल्फ। तो जो यहाँ पर बॉल आएगी दैट विल बी हॉकी और जो यहाँ पर बॉल आएगी दैट विल बी गोल्फ, ठीक है। अब आपकी एक ही बॉल यहाँ पर बच रही है, तो आपका कौन सा स्पोर्ट्स बचा है? टेनिस, गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल इज रिमेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फुटबॉल आ जाएगा, पहली बात। तो ये सारी के सारे बॉल्स का जो अरेंजमेंट है वो तो हो गया, ठीक है, बॉल्स का अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद हमें कलर्स का अरेंजमेंट इफ़ पॉसिबल वो देखना है और लेबल का अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। अब देखो हॉकी की बॉल जो है वो डी और ई में नहीं है, तो ए बी सी तो पहले ही हो गया, है ना, ऑब्वियसली ए बी सी पहले ही हो गया। हॉकी में डी और ई में हॉकी की बॉल है नहीं, तो हॉकी की बॉल विल बी इन एफ, यस और नो, ठीक है। और गोल्फ की बॉल डी में नहीं है, तो गोल्फ के लिए अब 2 ही ऑप्शन है, आइदर डी और ई, तो ये ई है, ये डी है, ठीक है, ये अरेंजमेंट्स भी बन गए। अब अगर आप कलर का कुछ अरेंजमेंट बना सकें, ठीक है, तो गोल्फ की बॉल वॉयलेट कलर में है, गोल्फ की बॉल जो है वो वॉयलेट कलर के बॉक्स में है, सो दिस इज वॉयलेट, ठीक। और इसके बाद एफ दैट इज हॉकी। अब हॉकी ब्लू और येलो में है नहीं, कलर कौन कौन से बच रहे हैं? ऑरेंज हो गया, वॉयलेट हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू और येलो के अलावा और कौन सा कलर है? इंडिगो, ठीक है, तो यानी कि हॉकी की जो बॉल है वो इंडिगो के बॉक्स में है, क्लियर। अब बाकी ये जो बी और डी है इनके कलर ब्लू और येलो में से कुछ हैं, बट सिंस द कंडीशंस आर नॉट गिवन तो हम उनको असाइन नहीं कर सकते हैं, और हम ये देखते हैं कि इनसे जितना हमारा अरेंजमेंट बना है उससे हमारा आंसर बन जाने चाहिए। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स द गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल किस बॉक्स में है? ई में, है ना, ई में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? डी इज पेंटेड येलो। देखो डी के बारे में तो मैंने बताया कि डी और बी को आप नहीं बता सकते, ठीक है,
सेकेंड, एफ इज पेंटेड इंडिगो, येस दिस इज करेक्ट। एफ यानी कि जिसमें हॉकी की बॉल है, दैट इज पेंटेड इंडिगो, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बाकी भी एक बार चेक कर लें। बी इज पेंटेड ब्लू, फिर से बी का नहीं पता, एंड ऑल ऑफ द अबव इज नॉट पॉसिबल। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर, फुटबॉल किस कलर के बॉक्स में है? देखो फुटबॉल वैसे तो डी वाले बॉक्स में है, बट उसका कलर नहीं पता, सो यू कैन नॉट डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइंड एज डेटा इज इनएडिक्वेट। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड एज डेटा इज इनएडिक्वेट। ठीक है, क्लियर है बात? सो दिस बिकम्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा अरेंजमेंट था, मतलब 3 क्वेश्चन है तो उसके लिए वर्थ है इतना टाइम देना, बट अगर एक ही क्वेश्चन हो तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट करने से पहले शुरुआती 5-10 सेकंड में सोचना होगा कि क्या इतने बड़े क्वेश्चन के, मतलब एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट करना है ना एग्ज़ाम में वर्थ है या नहीं है। दैट डिसीजन यू हैव टू टेक वेरी फास्ट। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की आपको अगर हेल्प या कुछ मदद मिल रही है तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट, जितना भी थोड़ा बहुत आपसे कुछ भी हो सके कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प अस। उससे हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी एंड वी विल गेट सम मोटिवेशन एंड बूस्ट कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकें। तो प्लीज़ आपसे जितना भी हो सके, कोई अमाउंट स्पेसिफिकली मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको जितना ठीक लगे आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा दिया हुआ है और 3 क्वेश्चंस इसके बेसिस पर भी पूछे जाएंगे। दिस इज़ द डेटा इन इंग्लिश, दिस इज़ द डेटा इन हिंदी। आप पढ़ें और ट्राई टू मेक द अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 3 फ्रेंड्स ए बी सी मेट, जब 3 दोस्त ए बी सी मिलते हैं या मिले, तो इट वॉज फाउंड दैट ईच ऑफ देम वोर एन आउटर गारमेंट ऑफ अ डिफरेंट कलर। इन्होंने एक आउटर गारमेंट अलग अलग कलर का पहना हुआ था। रैंडम ऑर्डर में वो गारमेंट्स क्या क्या है? जैकेट, स्वेटर एंड टाई। ठीक है, लिख लेते हैं गारमेंट क्या क्या है? जैकेट, स्वेटर एंड टाई। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द कलर्स आर ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। सब रैंडम है, ठीक है, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, कोई भी किसी भी कलर का हो सकता है, वो अभी देखेंगे अरेंजमेंट में। और इन 3 लोगों के जो सरनेम है वो भी रैंडम ऑर्डर में दिए हुए हैं, रिबेरो, कुमार एंड सिंह। ठीक है, रिबेरो, कुमार एंड सिंह। और ये 3 लोग जो हैं दे आर ए बी सी। इसके बाद आगे कुछ कंडीशन दी हुई है कि नाइदर बी नॉर रिबेरो वोर आ ब्लैक स्वेटर, यानी कि ना तो बी ने ना रोबेरो ने ब्लैक स्वेटर पहनी, वाइट स्वेटर पहनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ आपको पता लगती है कि स्वेटर का कलर जो है वो वाइट है, और दूसरी चीज़ यहाँ से पता लगती है कि नाइदर बी नॉर रिबेरो, इसका मतलब बी और रिबेरो अलग अलग हैं। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे अभी आगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सी वोर आ टाई, सी ने टाई पहनी हुई है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, सी ने टाई पहनी हुई है। और ना तो बी ने ना रिबेरो ने वाइट स्वेटर पहनी हुई है, तो वाइट स्वेटर किसने पहनी है? यानी कि ए ने पहनी है स्वेटर, और उसका कलर क्या है? वाइट। ठीक है, तो आपका स्वेटर का काम हो गया, टाई का काम हो गया, बचा जैकेट। जैकेट पहना है बी ने, इसका मतलब। ठीक है, ये भी काम हो गया, ख़त्म। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर पता लग रही है कि नाइदर बी नॉर रिबेरो वोर आ वाइट स्वेटर, तो वाइट स्वेटर ए ने पहनी है, तो यानी कि ये रिबेरो है नहीं, बी भी रिबेरो नहीं है, क्योंकि नाइदर बी नॉर रिबेरो, ना तो बी ने ना रिबेरो ने, तो यानी कि बी रिबेरो नहीं है। तो रिबेरो कौन है? ये, दिस सी इज रिबेरो। ठीक है, रिबेरो, रिबाइरो जो भी है ये, दैट इज सी, ये पता लग गया। नेक्स्ट, सिंग्स गारमेंट्स वॉज नॉट वाइट। अब सिंह जो है उसके गारमेंट वाइट कलर के नहीं है, तो सिंह मतलब ये नहीं हो सकता, सिंह विल बी दिस पर्सन विल बी सिंह। तो बचा हुआ पर्सन दैट इज कुमार, वो ये है। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट, कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट। अब कुमार जो है वो जैकेट नहीं पहनता है। ठीक है, कुमार जैकेट नहीं पहनता है, कुमार वाइट स्वेटर पहन रहा है, सही है। नेक्स्ट, रिबेरो डज नॉट लाइक टू वेयर ब्लैक कलर।
ठीक है, वाइट कलर तो ऑलरेडी हो चुका है। रिबेरो ब्लैक कलर पहनना पसंद नहीं करता है, तो रिबेरो ब्लू कलर पहनेगा और ब्लू कलर पहनेगा, बचा हुआ जो ब्लैक कलर है वो ये पहनेगा। ठीक है, तो हो गया अरेंजमेंट, डन। ठीक है, ए जो है वो कुमार है, वाइट कलर की स्वेटर पहनता है। बी जो है वो सिंह है, ब्लैक कलर की जैकेट पहनता है। और सी रिबेरो है, वो ब्लू कलर की टाई पहनता है। बस अब बता दो जवाब जो भी पूछा है। व्हाट इज सी सरनेम? सी का सरनेम क्या है भाई? रिबेरो, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई? टाई का कलर क्या है? ब्लू। ठीक है, टाई का कलर है ब्लू। नेक्स्ट, हु वॉर दी स्वेटर? स्वेटर किसने पहनी है? ए ने। ए ने, या वैसे कहें तो कुमार ने। क्या पूछा है? ए ने। बस हो गए 3 क्वेश्चन। ये आसान था कंपैरेटिवली, है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कंपैरेटिवली इजी है ना। इसको तो हम यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 टेस्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंजिक्यूटिव डेज, यानी कि 4 लगातार दिनों में ये 4 टेस्ट होने हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। वट इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड? देखो अब इसको आप बना के करोगे तो नहीं बना पाओगे, लॉजिकली करना है। कैसे? देखो सबसे पहली बात, केमिस्ट्री इज हेल्ड और केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। ठीक है, लगातार 4 दिन में टेस्ट होने हैं। केमिस्ट्री जो है वो तब हो रहा है जब एग्जैक्टली 2 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड, यानी कि केमिस्ट्री तीसरे दिन हो रहा है, ये समझते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री तीसरे दिन हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर। और इसके बाद आगे हमसे लास्ट वाला टेस्ट पूछा है। ठीक है, और एक चीज और लिखी है कि द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट हुआ है उससे पहले फिजिक्स हुआ है। तो यहां से आप एक बात समझो कि लास्ट टेस्ट बायोलॉजी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बायोलॉजी के बाद कोई टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजी कांट बी द लास्ट टेस्ट, यस और नो, है ना। केमिस्ट्री तो तीसरा है, वो तो पहले ही नहीं है। और फिजिक्स का टेस्ट जो है, जो टेस्ट बायोलॉजी के बाद हुआ है उससे पहले फिजिक्स का टेस्ट हुआ है, तो फिजिक्स कैन नॉट बी द लास्ट इवन, यस और नो। सो लास्ट टेस्ट इज मैथमेटिक्स, दैट्स इट। बस इतना ही यहाँ पर लॉजिक लगाना था, जो इसको पढ़ के आपको पता लग जाएगा और उससे आप कर लेंगे, नथिंग हार्ड हेयर। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 to 10, अगेन 2017 में आ चुके हैं। 8 to 10 डेटा दिया हुआ है, लंबा चौड़ा, बट इट्स वेरी इजी। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एंड जी 7 दे आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। ये 6 लोग जो हैं ये अलग अलग शहरों से हैं, लेक्चरर्स हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, मैं ऐसे बीच में एक लाइन खींच लेता हूँ। नेक्स्ट, अब देखो जो जो दिया हुआ है और अलग अलग शहरों से हैं, दैट इज दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हु पार्टिसिपेटेड इन अ कॉन्फ्रेंस, और ये सारे लेक्चरर्स मिलके एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ईच वन ऑफ देम इज स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हैं। 2 सब्जेक्ट्स आर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अगेन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उसके आगे कंडीशन दी हुई है, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, बट अब वो कौन है वी कैन नॉट टेल एट द मोमेंट। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो लेक्चरर कानपुर से है ही इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, इतना हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेक्चरर डी इज़ फ्रॉम शिलोंग, ये पता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी जो है वो शिलोंग से है, ये स्पेसिफिकली मैंशनड है। नेक्स्ट, सी फ्रॉम दिल्ली, द लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, जो सी है वो दिल्ली से है, ये भी मेंशन है, और उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सोशियोलॉजी है, ये भी सही है। नेक्स्ट, लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में नहीं है, तो किस में है वो देखेंगे। लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, ठीक है, लेक्चरर ए जो है वो स्पेशलाइज्ड है इन इकोनॉमिक्स बट ही डज नॉट बिलोंग्स टू हैदराबाद। अब वो कहाँ से हैं वो भी देखते हैं। आगे लिखा हुआ है लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर, एफ जो है दिस लेक्चरर एफ बिलोंग्स टू श्रीनगर
एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स, ही इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स। ठीक। लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू चेन्नई, जी जो है वो चेन्नई से हैं, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड इन स्टैट्स। क्लियर हो गया। अब देखो, सबसे पहली चीज, आपको ये कानपुर और ज्योग्राफी को फिट करने के लिए कोई ऐसा कॉलम चाहिए जिसके दोनों चीज़ें खाली हों। जैसे ये कुछ कॉलम तो ऐसे हैं जो दोनों दोनों चीज़ें जिनमें भर चुकी हैं, ये दोनों कॉलम ऐसे हैं जिनमें एक एक चीज़ भरी है, और डी बी और ई ऐसा कॉलम है जो पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, तो कानपुर ज्योग्राफी या तो बी में है या फिर ई में है। ठीक है, अब लेकिन आप ये चीज़ देखो कि आप अगर कानपुर, इसमें कुछ और तो नहीं दिया ना, नहीं, ठीक है, अगर आप कानपुर और ज्योग्राफी को लेट से, सब्जेक्ट आपके पास और कौन सा बच रहा है, एक मिनट, हाँ, इकोनॉमी हो गया, कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री बच रहा है, सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी बच रहा है, ज्योग्राफी ये है, मैथमेटिक्स बच रहा है और स्टैट्स बच रहा है। ठीक है, अच्छा, लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, आपके पास देखो 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी असाइंड है, 3 सब्जेक्ट आपके पास बचे हुए हैं, दैट इज हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। और बी जो है, ही इज नाइदर स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, सॉरी नाइदर स्पेशलाइज्ड इन हिस्ट्री नॉर इन मैथ्स, तो ही इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। तो यानी कि जो ये है, ये वाला अरेंजमेंट यहाँ पर आ जाएगा, कानपुर और ज्योग्राफी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद जो ऊपर वाली जगह है उनमें आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर लिखा था लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, यानी कि ए हैदराबाद को बिलोंग नहीं करते हैं, तो हैदराबाद को कौन बिलोंग करेगा, ई, और एक जगह और बची है दैट इज मुंबई, सो ए बिलोंग्स टू मुंबई। ठीक है, और बाकी इन दोनों के सब्जेक्ट्स, क्या हम इन दोनों के सब्जेक्ट्स बता सकते हैं? इन दोनों के सब्जेक्ट्स हम लोग नहीं बता सकते हैं, बिकॉज उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बेस्ड ऑन दिस मच इन्फॉर्मेशन एज वेल वी विल बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चन। तो आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, बी। ठीक है, बी इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट, टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग, पर लेक्चरर इकोनॉमिक्स स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग्स टू विच सिटी, मुंबई। ठीक, मुंबई। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद, हु बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद, ई। ठीक है, ई बिलोंग्स टू हैदराबाद। क्लियर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में आप जितना अरेंजमेंट बना सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल बना लेना, क्योंकि अदरवाइज ऐसे भी ऑप्शंस है। ठीक है, आप देखो यहाँ भी दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ भी दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ भी दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपने कुछ अरेंजमेंट बनाना आपसे रह गया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा और आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगेन 11 to 13, फिर से ये 2017 का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया पहले से काफ़ी ज़्यादा आते थे, और ऐसे क्वेश्चन में तो अगर आप अरेंजमेंट बनाने में अगर 3-4 मिनट 5 मिनट ले भी लें तो वर्थ इट है, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन आते थे। बट अब आज के डेट में मैंने वही बताया, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे भी नहीं जा रहे, और अगर ऐसा पूछा जाता है कि मतलब एक क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन और उसके पीछे 3-4 क्वेश्चन, तो वर्दी है आप 5-6 मिनट लगा के भी अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 नंबर 7.5 नंबर है ना। बट अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे शुरुआत में हमने पैसेज देखा वो फुटबॉल, वॉयलेट कलर और वो सब बॉक्स वाला, अगर उतना लंबा क्वेश्चन है और उसके नीचे एक ही, मतलब उतनी लंबी इन्फॉर्मेशन और नीचे एक ही क्वेश्चन है, तो हार्डली फिर उसको उसके पीछे 4-5 मिनट लगाना इट्स नॉट वर्दी। ठीक है, चलें इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं पेपर, तो यू जस्ट हैव टू डिसाइड इन 5 सेकेंड्स, विद इन लेस देन 5 सेकेंड्स कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, आपने पता चला ये चीज़ डिसाइड नहीं करी और जस्ट आपने ब्लाइंडली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, बट आफ्टर 1-2 मिनट के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार इसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, और उसके पीछे क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही है, तो 2 मिनट के बाद अगर आप उसको छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसने एक क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया आपका, है ना। अगर आप उसको 5 सेकंड में ही ये फैसला ले लेते शुरू में कि इस क्वेश्चन को नहीं करना है, तो आपका वो 2 मिनट जो है वो बच जाता।
ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको पता है कि एक एक 2-2 मिनट की कीमत क्या होती है ना, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चले, तो फिर से 3 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है और 3 इसके पीछे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट रीड दिस, 8 railway stations A, B, C, D, E, F, G and H are connected either by two-way passages और one-way passage। यानी कि ये 8 रेलवे स्टेशन है और ये आपस में कनेक्टेड हैं या तो टू वे पैसेज से, यानी कि जो रास्ता है वो तो टू वे है, मतलब इधर से भी आ सकते हैं इधर से भी आ सकते हैं, या फिर वन वे है कि किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन से वन वे पैसेज हैं कौन से टू वे पैसेज हैं वो दिया हुआ है, तो वो पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, वन वे पैसेजेस आर सी टू ए। ठीक है, सबसे पहले लेट सी दिस इज सी। आप इसको कैसे ही बना सकते हैं, बट मैंने पहले एक बार बना के देखा तो मुझे थोड़ा सा ये पता है कि मैं ऐसा बनाऊंगा कि हौच पौच नहीं होगी। ठीक है, सी टू ए इज़ वन वे। अब वन वे में मैं ऐसे सिंगल एरो लगाऊंगा। ठीक है, वन वे दैट इज सी टू ए। ये भी मैटर करता है कि कहाँ से कहाँ को वन वे है। टू वे में तो मैटर नहीं करता क्योंकि टू वे में तो यहाँ भी खुला होगा यहाँ भी खुला होगा, बट वन वे मैटर करता है कि किस डायरेक्शन में दैट पैसेज इज ओपन। ठीक है, तो सी टू ए। नेक्स्ट ई टू जी। ठीक है, ई टू जी, ई टू जी, फिर से ध्यान रखें लाइक दिस, ई टू जी, है ना। नेक्स्ट इज बी टू एफ, बी टू एफ, बी टू एफ। नेक्स्ट इज डी टू एच, डी सॉरी डी टू एच। ठीक है, ऐसे डी टू एच। नेक्स्ट जी टू सी, जी टू सी इज ऑल्सो वन वे, ई टू सी इज ऑल्सो वन वे। ठीक है, एंड एच टू जी इज ऑल्सो वन वे, एच टू जी इज ऑल्सो वन वे। अब मैं दूसरे कलर के पेन यूज करता हूँ फॉर टू वे पैसेजेस। टू वे पैसेज ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में टू वे पैसेज है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ डबल एरो कि आप इधर को भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, ए एंड ई के बीच में, जी और बी के बीच में, देन एफ और डी के बीच में, और ई और डी के बीच में। ठीक है, दीज आर टू वे एंड वन वे पैसेजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाए हैं और जिसमें डबल एरो लगाया हुआ है वो टू वे पैसेजेस हैं। टू वे पैसेज का मतलब है जैसे ए टू ई इज अ टू वे पैसेज, तो आप ए से ई भी जा सकते हैं और ई से ए भी आ सकते हैं। बट सी टू ए इज अ वन वे पैसेज, तो आप सिर्फ सी से ए जा सकते हैं बट ए से सी नहीं आ सकते। क्लियर है। चलो, तो ये आपका अरेंजमेंट बना इस तरीके का। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू। अच्छा, पहले तो यहाँ पर एक करेक्शन करना थोड़ा सा, ये जो ऑप्शन है ये हिंदी में देख के पता लग रहा है दिस ऑप्शन इज बी। यहाँ पर ये इनकी पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस ऑप्शन इज बी। ठीक है, दिस इज नॉट डी, दिस इज बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी से एच जब हम जा रहे हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू। मस्ट बी पास्ड कि उस स्टेशन से तो जाना ही जाना है, दैट इज जी, ई, बी और एफ। देखो कौन सा है, सी से एच जाना है, ध्यान रखना, सी टू एच, सी से एच जाना है। तो देखो भाई, सी से आपको बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, सी से आप ए ही जा सकते हो क्योंकि सी से ई जो है वो वन वे है ना, ये भी वन वे है। तो आप सी से ए निकले, ए से फिर आपके पास और कोई रास्ता है ही नहीं, ए से आप ई जाओगे, है ना। आपको जाना है एच, तो आप यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सी टू एच पहुँचने के लिए आप सी टू एच में इसको अगर लिख दूँ, लेट से सी टू एच अगर आपको जाना है तो आपके पास रास्ता है सी से ए से ई से डी, डी से एच, ये जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, सी से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं यहाँ से नहीं जा सकते, यही एक ही पॉसिबल रास्ता है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं आई थिंक, क्योंकि सी से ई, अच्छा यहाँ से जा सकते हैं, यस, सी से ए से ई से जी, बिकॉज ई से जी तो ओपन है ना, ई से जी से बी इज अ टू वे, और बी से फिर एफ से फिर डी और डी से एच। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, नेक्स्ट कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि या तो यहाँ से आप यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ से यहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वापस वहीं पहुँच जाएंगे और इधर को रास्ता वैसे ही बंद है। ठीक है, इधर को जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से अगर आप इधर आओगे तो ये रास्ता बंद है, ये वन वे है। ठीक है, तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज़। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में C2H जाने के लिए कौन से रास्ते से आपको जाना ही जाना है, मतलब किस स्टेशन को आपको पास करना ही करना है, करना ही करना है, जो दोनों में आ रहा हो। क्योंकि अगर आप इस वाले से जाते हो तो E आ रहा है, इस वाले से जा रहे हो तो B भी आ रहा है, F भी आ रहा है, G भी आ रहा है, बट मस्ट लिखा है उसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू। मस्ट बी पास मतलब कि उस स्टेशन को आप स्किप नहीं कर सकते, तो दैट स्टेशन विल बी E। क्योंकि अगर आप इस वाले रास्ते से जा रहे हो तो आप B, G, F इन सबको स्किप कर सकते हो ना, बट E तो दोनों में आएगा, आप चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, तो E इज मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम F to A विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। F से A जाना है और किसी भी एक स्टेशन को एक से ज़्यादा बार पास नहीं करना है। कितने ऐसे पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं? F to A बनाओ, मैं ये वाला मिटा दूं, मैं ये वाला नोट कर लो आप मैं इसको रब करता हूँ, F to A बनाऊंगा मैं। देखो F to A है ना, अब F से बाहर निकलने का रास्ता भी मेरे पास सिर्फ एक ही है, D की तरफ ही जा सकता हूँ मैं, क्योंकि इधर को तो बंद है, ये तो वन वे है। तो F से मैं D पहुंचा, मुझे पहुंचना A है। ठीक है, F से मैं D पहुंचा, D से मैं पहले अगर ये वाला रास्ते चले जाऊं F D E A, ठीक है, तो एक रास्ता ये है, दैट इज F D E A। क्लियर, F D E A। दूसरा रास्ता ये है F D H G C A, F D H G, क्योंकि G से इधर नहीं जा सकते, G से आप C जा सकते हो, और A। ठीक है, दो रास्ते ये हो गए। क्लियर, तीसरा रास्ता F से D, क्योंकि F से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है, F से D, D से E, D से E, E से आप डायरेक्ट इधर ना जाके G से इधर आ जाओ, दैट इज G, G से फिर C और C से फिर A। ठीक है, यानी कि F से D से आपने H ना लेते हुए, आपने ये वाला रास्ता ना लेते हुए ये आपने लिया ये। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी हो गई। चौथी क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी फोर्थ? फोर्थ देखो एक और हो सकती है कि F से आप बाहर निकले D, D से आप पहुंचे E, E से आपके पास तीन रास्ते थे ना, तो F से D से E एक रास्ता, F से D से E से ये दूसरा रास्ता, और F से D से E से ये तीसरा रास्ता, यानी कि C और यहाँ से A। तो दीज आर योर फोर ऑप्शंस और फोर यू कैन से रूट्स जिसके थ्रू आप F to A जा सकते हो, और किसी भी स्टेशन को यू आर नॉट रिपीटिंग और यू आर नॉट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन होगा इसमें, इसका आंसर है 4। ठीक, लास्ट वन, इफ द रूट बिटवीन G and C is closed, which one of the following stations need not be passed through while traveling from H to C? आपको H से C जाना है, ध्यान रखें H to C जाना है, और अगर G से C का रास्ता बंद है, ये कंडीशन दी हुई है कि G और C के बीच का जो रास्ता है वो बंद है, तो इनमें से कौन सा स्टेशन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, या किस स्टेशन से ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज E D A B। देखते हैं, H to C जाना है, ध्यान रखना H to C, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नहीं जाओगे क्योंकि G से C रास्ता बंद है, दिस वे इज क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ये रास्ता अगर बंद है तो H से निकलने का तो एक ही रास्ता है, H से G, G से आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये रास्ता फिर से वन वे है, तो H से आप जाओगे
एच से जी, क्योंकि एच से आप उधर नहीं जा सकते ना, वन वे है वो, एच से जी, जी से इधर नहीं जा सकते, ये वन वे और ये रास्ता बंद है, तो जी से बी, ठीक है, बी से एफ, एफ से डी, ठीक है, डी से ई, डी से ई, ई और ई से सी, ठीक है। तो ए को क्रॉस करना जरूरी नहीं है या ए के थ्रू ट्रेवल करना जरूरी नहीं है। आप बिना ए के थ्रू ट्रेवल करे भी इसमें बी भी है, डी भी है और ई भी है, लेकिन ए नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती इधर से घूम के जाने का तो वैसे भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ए तक अगर आप यहाँ ई से ए पहुँच भी गए तो फिर ए से सी तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो वन वे है टूवर्ड्स दिस साइड, है ना। तो इसलिए जी से ऐसे घूम के यहाँ और यहाँ से सीधे डायरेक्ट सी में, तो यू डोंट हैव टू ट्रेवल ए। क्लियर है बात? सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये एक बार इन्फॉर्मेशन फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग अगर 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या अभी कुछ समय के बाद करेंगे, तो आप लोग हमारे सी सेट के इस बैच में, जो नया बैच स्टार्ट होगा 1 जून से, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्वांट, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें कवर करेंगे और इसका एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 1499 में बैच मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, सिर्फ मतलब इतने में ही ओनली में। और 11 मई तक अगर आप एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा, और 31 मई तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 1999 में ये बैच मिल जाएगा। ये बैच हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ से चाहें इसको एनरोल कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप 9150444990 इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगी, वी विल रिजॉल्व देम। और आप अगर इस 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई कलीग्स हो, कोई छोटे भाई बहन हो, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें, बिकॉज आई कैन स्टिल से दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो आपको सी सेट का मिलेगा, और वो भी इस क्वालिटी के साथ, ठीक है। क्वालिटी बेसिकली डिटरमाइन होती है कि हम कितना टाइम जो है वो क्लास में देते हैं, कितनी अटेंशन जो है वो हम हर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के क्वेरीज़ को, उनके क्वेश्चंस को देते हैं, वहाँ से क्वालिटी डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो हमने लास्ट ईयर भी जो कोर्स किया था, मतलब इस ईयर, उसमें भी वी हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑल आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम लोग क्लास कोई यूट्यूब पर या ऐसी जगह पे नहीं करते हैं, वी डायरेक्टली डू इट ऑन गूगल मीट, सो दैट कि स्टूडेंट्स को एक बिल्कुल रियल ऑफलाइन वाली क्लास वाला फीलिंग आए, और आप डायरेक्टली जो है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है, वर्बली बोल के। ऐसा नहीं कि आपको यूट्यूब पर है तो जैसे चैट लिख के आप पूछ रहे हैं, वैसा नहीं, डायरेक्टली आप सामने सामने डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हमने लास्ट ईयर भी की है और इस बार भी करेंगे। तो आप लोग देर ना करें, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन 2 क्वेश्चन के लिए डेटा दिया हुआ है, आस्क्ड इन 2018। क्वेश्चन जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। आज के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लग रहे होंगे, आई थिंक कंपेयर टू यस्टरडेज थोड़ा सा बेटर है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो दी है वो उसमें ये लिखा है कि द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स A, B, C, D, E and F इज एज फॉलोज, ठीक है। 6 ऑफिसर्स हैं A, B, C, D, E और F, उनके लिए जो ऑफिस ब्लॉक का प्लान है वो इस तरीके का है। बोथ B and C ऑक्यूपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक, ठीक है। देखो आप जब ऑफिस ब्लॉक से, लेट से यू एंटर द ऑफिस ब्लॉक, दिस इज द एंट्री, ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री करी, दिस साइड बिकम्स राइट, दिस साइड बिकम्स लेफ्ट, ठीक। तो बी और सी के ऑफिस जो हैं वो राइट ऑफ द कॉरिडोर, और ये पूरा कॉरिडोर है, तो बी और सी के ऑफिस इधर है, ठीक है। अभी कौन सा कहाँ पर एग्जैक्टली वो बनाएंगे, पहले साइड देख लेते हैं। ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, ए का ऑफिस इस तरफ है, ठीक हो गया। ई एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑफिस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर, बट
देयर ऑफिसेज डू नॉट फेस ईच अदर। ई और एफ जो है वो अपोजिट साइड्स में है। कौन किस साइड है अभी देखते हैं। और दोनों एक दूसरे के, उन दोनों के ऑफिसेज जो है वो एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं। द ऑफिसेज ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर। सी और डी का ऑफिस एक दूसरे को फेस करता है। ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। ई का ऑफिस जो है वो कॉर्नर में नहीं है। एफ का ऑफिस जो है वो फर्दर डाउन द कॉरिडोर है देन एज बट ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो यानी कि एफ का कॉरिडोर इधर है, मतलब एफ का जो ऑफिस है वो इसी साइड है, ए के साइड। एफ इधर है तो फिर ई इधर है ना, क्योंकि एफ और ई अपोजिट है। और दूसरी चीज़ ये भी दी गई है कि सी और डी जो है इनके ऑफिसेज एक दूसरे को फेस करते हैं। तो अगर सी का ऑफिस इधर है तो डी का ऑफिस इधर होगा, है ना। आपको यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन पता लगी कि एफ ए और डी के ऑफिस लेफ्ट साइड है, बी सी और ई के ऑफिस राइट साइड है। ठीक है, अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं, इनमें कुछ अरेंजमेंट्स पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। 3 ऑफिस एक साइड, बीच में कॉरिडोर, ये 3 ऑफिस इधर। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले जो लास्ट वाली लाइन में इंफॉर्मेशन दी है ना कि एफ का ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए, यानी कि जब आप कॉरिडोर से एंट्री करते हैं तो ए का ऑफिस पहले आएगा, एफ का ऑफिस बाद में है ना, लिखा है। तो यानी कि अगर ये ए का ऑफिस है तो दिस कुड बी एफ्स ऑफिस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं और पॉसिबिलिटीज बनाऊंगा। अगर ये एफ का ए का ऑफिस है तो एफ का ऑफिस ये भी हो सकता है। ठीक, एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ये ए का ऑफिस है तो एफ का ऑफिस ये हो सकता है। ठीक है, दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज जो मुझे लास्ट से पता लग रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर ए और एफ यहाँ पर है तो बचा हुआ व्यक्ति कौन है इस साइड, दैट इज डी। डी और सी का ऑफिस एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो इफ दिस इज डी दिस इज सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि चलो पहले इतना बना लेते हैं सब में। दिस साइड इज डी, दिस इज डी को फेस करता हुआ सी, दिस इज डी, डी को फेस करता हुआ सी। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, आगे क्या लिखा है, ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑफिस ऑफ द अपोजिट साइड बट ऑन देयर ऑफिस डू नॉट फेस ईच अदर, सी एंड। ठीक है, ई का ऑफिस जो है वो कॉर्नर में नहीं है। ठीक है, ई का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है, तो यानी कि ई इधर है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहां पर आपको लिखा हुआ है ना कि ई का ऑफिस जो है, कहां पर लिखा हुआ है, ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। तो यानी कि अब ई के लिए यही 2 पोजीशंस बची थी, तो ई कॉर्नर में आएगा नहीं, तो ई यहाँ पर आएगा। लेकिन जैसे ई यहाँ पर आया तो ई और एफ जो है वो आमने सामने हो गया उनका ऑफिस, जो कि हो नहीं सकता। ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑफिसेज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉरिडोर बट देयर ऑफिस डू नॉट फेस ईच अदर। तो ई और एफ का ऑफिस एक दूसरे को फेस नहीं कर सकता, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी हमारी ये तो गई। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी वैसे ही ख़त्म है। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें या तो ई का ऑफिस यहाँ आएगा तो भी कॉर्नर है, या ई का ऑफिस यहाँ आएगा तो भी कॉर्नर है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही। इस वाले के हिसाब से ई का ऑफिस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन से नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो एफ फेसिंग हो जाएगा और दूसरा कॉर्नर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा लास्ट बी, बस। तो दिस इज दी ओनली फाइनल और यू कैन से दी ओनली अरेंजमेंट विच इज पॉसिबल। ठीक है, एफ ए डी बी ई सी, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। अगर ई अपने ऑफिस में बैठा है एंड ही फेसेस द कॉरिडोर, यानी कि ई बैठा है और उसको कॉरिडोर की तरफ फेस कर रहा है, तो उसके लेफ्ट में कौन है, उसके लेफ्ट का मतलब ई का लेफ्ट ये होगा। सो हु इज सिटिंग देयर, सी। ठीक है, हु इज सिटिंग देयर, सी। नेक्स्ट, हु इज और आर एफ्स इमीडिएट नेबर और नेबर्स। एफ के इमीडिएट नेबर कौन है, एफ का इमीडिएट नेबर एक ही है, दैट इज ए। ठीक है, तो एफ का इमीडिएट नेबर क्या है, ए ओनली। क्लियर। तो क्वेश्चंस आसान है ये भी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल वाले से थोड़ा सा लेवल इनका हाई है ना। जो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस देखे थे 2016 तक के, वो तो बहुत ही लो लेवल थे। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, बट फिर भी इतने हाई नहीं है कि यू कैन नॉट डू देम, आप कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ें। इसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके बेसिस पर 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सोचो 6 क्वेश्चन, 15 नंबर 15 नंबर। ठीक है, आज के समय में ऐसा नहीं होता। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही आसान है, पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा।
ABCD आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, देखो 4 स्टूडेंट है, A, B, C और D, ये 4 अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें दी हुई है। वन इज सिटी, ठीक है, एक तो दिया हुआ है कि कौन किस शहर में पढ़ रहा है, PQRS। स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी दिया हुआ है, ठीक। और तीसरी चीज़ दी हुई है किस स्टेट में पढ़ रहे हैं। क्लियर। कॉलेजेस के नाम है साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, और स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, आसाम एंड केरला। ठीक हो गया। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है, डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी जो है वो कौन से स्टेट में है, आसाम में है, ठीक। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज़ इन राजस्थान, अभी वो नहीं पता हमें, बट उसके लिए आप यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं कि सिटी एस जो है वहाँ पर आर्ट्स कॉलेज है और वो राजस्थान में है। यानी कि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही साथ फिट होंगी। जैसे अभी पीछे हमने लेक्चरर वाले में फिट की थी ना, कानपुर और ज्योग्राफी वाला, वो ऐसी ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पर फिट होंगी। अभी देखते हैं कौन सा रहता है इसमें से। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ठीक। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी जो है वो क्यू शहर में है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। अब देखो सबसे पहले ये 3 के लिए मैंने आपको बताया कि तीनों कॉलम खाली होने चाहिए, तो वो ये वाला है, ये वाला, दैट इज एस, आर्ट्स और राजस्थान। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये तो कॉमर्स कॉलेज है, ये आर्ट्स कॉलेज है, ये स्टेट आसाम है, तो साइंस कॉलेज केरला वो क्या होगा, यही होगा, है ना। और आसाम में अब आपके पास कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये 3 कॉलेज हो गए, सो दिस इज इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। 3 स्टेट भी आपके पास आ गई, सो दिस स्टेट इज गुजरात। अब आपके पास लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन बच रही है वो ये 2 बच रहे हैं कि कौन से शहर हैं, बट दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, ठीक है, सो यू कैन लीव इट, उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जस्ट इतना ही अरेंजमेंट, और इसके बेसिस पर 6 क्वेश्चन। लेट्स सी एक एक करके। ए इज स्टडिंग इन, ए कहाँ पढ़ रहा है, ए इज स्टडिंग इन गुजरात, ठीक है, ए इज स्टडिंग इन गुजरात, आसान है। नेक्स्ट, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज किस सिटी में लोकेटेड है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी क्यू, अगेन इजी, ठीक है। सी इज स्टडिंग इन, साइंस कॉलेज राजस्थान, गुजरात और सिटी क्यू, सी इज स्टडिंग इन राजस्थान, ठीक है, सी इज स्टडिंग इन राजस्थान। क्लियर। आगे और देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, क्योंकि डी की तो हमें सिटी पता ही नहीं है, ठीक है। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, नहीं, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, तो ये गलत है। ए इज स्टडिंग इन केरला, नहीं, ए इज स्टडिंग इन गुजरात, तो ये भी गलत है। इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन गुजरात, नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम। गुजरात में तो कौन सा कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज, तो डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, दिस इज करेक्ट, करेक्ट ही आपसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगेन इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, इंजीनियरिंग कॉलेज ध्यान रखना जो लास्ट वाला है, डी वाला है ना, आसाम में जो है। सी इज स्टडिंग देयर, नहीं, डी इज स्टडिंग देयर। बी इज स्टडिंग देयर, नहीं, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, नहीं, इट इज लोकेटेड इन आसाम। डी इज स्टडिंग देयर, येस, डी इज स्टडिंग देयर एंड इट इज लोकेटेड इन आसाम। एक लास्ट क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, यस, ये करेक्ट है। सिटी क्यू इज सिचुएटेड इन आसाम, नहीं, आसाम की सिटी नहीं पता। सी इज स्टडिंग इन केरला, नहीं, सी इज स्टडिंग इन राजस्थान। बी इज स्टडिंग इन केरला एंड बी इज स्टडिंग इन गुजरात, नो, बी इज स्टडिंग इन केरला एंड ए इज स्टडिंग इन गुजरात, सो दिस इज करेक्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम। क्लियर है। देखो कितना आसान था नहीं आसान, और 6 क्वेश्चन, मतलब मुझे शायद कराने में ही आई थिंक 5 मिनट लगे होंगे, तो अगर आप इसको खुद से करेंगे तो हार्डली 2-3 मिनट में हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो किस्मत है ना, बट चांसेस अब ऐसी किस्मत अच्छी होने के बहुत कम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और है, आई हैव जस्ट वन मोर क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया, ठीक है। 2022 का एक क्वेश्चन था, बट वो मैंने चेक किया तो इट्स मोर ऑफ अ क्वांट क्वेश्चन, ठीक है, वो एक जनरलाइज टाइप का क्वांट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग जो मिसलिनियस हमारे टॉपिक्स रहेंगे लास्ट में वहाँ पर देख लेंगे।
तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, एक 5 मंजिला इमारत है जिसके फ्लोर्स हैं फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। फ्लोर्स 1 नीचे से ही बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। दीज आर 5 फ्लोर्स। दे आर पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स। आपने 4 कलर का यूज करके इन 5 फ्लोर्स को पेंट करना है। एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट अ फ्लोर, यानी कि एक फ्लोर में एक से ज़्यादा कलर का यूज नहीं होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि चारों कलर का यूज होना है। वो क्वेश्चन में बेसिकली मेंशन नहीं है, बट अगर आप ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 कलर है ना, 4 कलर हैं, 5 फ्लोर्स को पेंट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 4 में से किन्हीं 3 ही कलर का यूज़ करके पेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। चारों कलर यूज़ हो रहे हैं 5 फ्लोर्स को पेंट करने के लिए, और एक फ्लोर का में एक ही कलर से पेंट होगा, मैंने एक फ्लोर में 2 कलर का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, द सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, द फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड, ठीक है। तो टू एंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी जो 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं, जैसे कंसेक्यूटिव मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जो ऐसे फ्लोर्स हैं इनमें डिफरेंट कलर हो, ये इंश्योर किस स्टेटमेंट से किया जा सकता है। उसके लिए ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 अलॉन्ग विद 2, यानी कि 1 and 2 इज सफिशिएंट, एंड स्टेटमेंट 3 इज नॉट सफिशिएंट बट 3 अलॉन्ग विद 2, यानी कि 3 and 2 आर सफिशिएंट। तो ये करके चेक करते हैं। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब आपके पास कलर्स मैं ऐसे ही रैंडमली ले लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने एक कलर दिया हुआ है तो उसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज रेड, और बाकी 3 कलर लेट से ए बी सी, ये 4 कलर हैं, रेड ए बी सी। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि लेट से सेकंड वन इज पेंटेड इन ए एंड दिस वन इज पेंटेड इन सी, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को मैंने अलग अलग कलर से पेंट कर दिया। अब मेरे पास 2 कलर और बचे हुए हैं। अब मैं क्या ये इंश्योर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 3 फ्लोर और पेंट करने हैं, है ना, और 2 ही कलर मेरे पास और बचे हुए हैं, 1 इज रेड एंड 1 इज लेट से बी, ठीक है। तो अब इन 3 फ्लोर को पेंट करने के लिए मैं किसी एक फ्लोर में इन दोनों में से कोई एक पेंट रिपीट करूंगा, यस और नो, यस और नो, रिपीट होगा ना, क्योंकि मेरे पास 3 फ्लोर बचे हैं, कलर 2 ही बचे हैं, ठीक है, ये और ये कलर बचा हुआ है, फ्लोर पेंट करने हैं 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज करो मैंने यहां रेड कर दिया, यहां बी कर दिया। अब मेरे पास यहां पर के लिए ऑप्शन क्या है, आइदर ए और सी। अगर मैं ए करता हूं तो ठीक है, फिर तो सारे अलग हैं, बट अगर मैंने सी कर दिया तो फिर ये 2 सेम कलर के हो जाएंगे। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है, ओनली स्टेटमेंट 2, ये सफिशिएंट नहीं है ये इंश्योर करने के लिए कि कंसेक्यूटिव फ्लोर जो है वो अलग कलर के हों, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब जो ऑप्शन ए है वो गलत, ऑप्शन ए, ठीक। स्टेटमेंट 2 ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी मैं इसको हटाता हूं, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, ठीक है। देखो फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर दिस इज पेंटेड रेड एंड दिस इज पेंटेड रेड, ठीक है, दिस इज पेंटेड रेड एंड दिस इज पेंटेड रेड। अब मेरे पास 3 कलर बचे हुए हैं, दैट इज ए बी और सी, और बीच के 3 फ्लोर बचे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही वो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही बोला कि अगर आप ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि सारे कलर आपको यूज करने हैं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, एक जगह पर ये लाइन लिखनी चाहिए थी कि ऑल द कलर्स आर टू बी यूज्ड, बट ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो अगर यहाँ और यहाँ रेड किया और बाकी 3 फ्लोर बचे हैं और 3 कलर बचे हुए हैं, तो ठीक है आप कहीं भी कोई भी कर दीजिए, यू कैन इंश्योर कि ऑल द फ्लोर्स या कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने एज्यूम करा है तभी आंसर आएगा। अगर आप ये मान के चलें कि सारे कलर्स यूज करने ज़रूरी नहीं है, तो आप 3 में से किसी एक को अगर पकड़ के तीनों में कर दें, या किसी 2 को आप 3 में कर दें, तो फिर रिपीटिशन आ जाएगा, है ना।
समझ रहे हैं बात? तो उस कंडीशन में फिर ये आंसर नहीं बनेगा। बट अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी होनी चाहिए थी, आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन एज इनकम्प्लीट, इसमें ये लिखा होना चाहिए था कि ऑल द 4 कलर्स हैव टू बी यूज्ड। ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर लिखा है कि 5 फ्लोर को 4 डिफरेंट कलर से पेंट किया जा रहा है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसका, एक मिनट। किसी 5 मंजिला इमारत को जिसमें 1 से 5 तल हैं 4 भिन्न रंगों का इस्तेमाल कर रंगा गया है, ठीक है। तो वही मतलब 4 कलर का यूज़ होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक कलर को यूज़ नहीं किया। तो जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो यहाँ और यहाँ रेड है और बीच के 3 में आप ABC का यूज़ कर लोगे, तो देन यू कैन इंश्योर कि कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, ठीक है। नीचे जाने की बाकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? आई होप इट्स ओके। सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ पजल्स, ठीक है। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा। इसके बाद आई थिंक एक टॉपिक ऐसा और है जिसमें वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके लिए आई थिंक मैंने 3 दिन जो है वो शेड्यूल किए हुए हैं, तो 3 दिन में हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कोशिश करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, है ना। और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा एक मोरल बूस्ट होता है, वो होगा। तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट, है ना। थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है, ट्राई टू हेल्प, ट्राई टू सपोर्ट। और कल का सेशन, अब हम लोग कल से वापस से कुछ दिनों के लिए क्वांट पे चलेंगे। हमने रीजनिंग के भी ठीक ठाक टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए हैं। हमने कौन कौन सा कर लिया है? डायरेक्शन सेंस कर लिया है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, और क्यूब्स एंड डाइस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और कौन सा टॉपिक किया हमने? ऑर्डर एंड रैंकिंग कर लिया है हमने, ठीक है। वो भी एक लंबा टॉपिक था, 2 दिन में हम लोगों ने उसको भी पूरा किया। एंड देन हमने क्यूब्स एंड डाइस कर लिया है, ठीक है। 3 टॉपिक हो गए। ब्लड रिलेशन कर लिया है हमने, सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया है हमने, पजल्स कर लिए हैं। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग के भी कर लिए हैं, फ़िलहाल सिग्निफिकेंट हो गया है। अब हम लोग कल से वापस क्वांट में चलेंगे, ठीक है। मिक्सचर्स एलिगेशंस का एक टॉपिक देखेंगे। आपको अगर याद है तो हम लोग क्वांट को कहाँ पर छोड़ के आए थे? हमने परसेंटेज किया था, है ना। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन किया था और प्रॉफिट एंड लॉस किया था। दिस वर द लास्ट 3 टॉपिक्स विच वी हैव डन। अब हम लोग कल मिक्सचर एलिगेशंस देखेंगे। आई थिंक इसमें तो हार्डली बहुत कम क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद फिर हम परसों से चलेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। आई थिंक 3 दिन का शेड्यूल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल चेक इट। एटलीस्ट 3 दिन तो है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए। और मैंने आपको इसमें भी आई थिंक टोटल जितने क्वेश्चंस थे 50+, उनमें से सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं इसके भी, ठीक है। मैं वैसे इतने ज़्यादा करवाना चाहता नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा कि चलो अगर आपको मेरे कराने से ही हेल्प हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट तरीका वही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से सॉल्व करें और फिर आंसर चेक करें, ठीक है। खाली यहाँ पर बैठ के मेरे साथ साथ सॉल्व करने से नहीं होगा। पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप जो है वो आंसर्स देखें, क्योंकि खुद से जब आप सॉल्व करेंगे ना, तभी आपका दिमाग जो है वो काम करेगा, तभी आपका दिमाग जो है वो फोर्स होगा, मजबूर होगा सोचने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट पता चला, नहीं पता लग रहा, मैंने बता दिया, तो आपका दिमाग ने काम कहाँ किया? ये स्थिति अभी तो ठीक है, आपको लगेगा कि अरे हाँ ठीक है चलो क्वेश्चन तो हो गया, बट ये स्थिति आपकी एग्जाम में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ पर आंसर चेक करें, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और अपने कमेंट्स वगैरह में ज़रूर अपने विचार लिखें, अपने सजेशंस फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं कल को मिक्सचर एलिगेशंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।